सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स पर। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्विज़ पर। और इस वीडियो में भी हमारे जो है टोटल 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। और इसके अलावा जो है आप अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी हमारे इस क्विज के साथ डेली बेसिस पे कनेक्ट हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी वुड मीन। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी का क्या मतलब है? सबसे पहले है एक्कमलेटिंग इंडियन रूपी एज अ रिजर्व करेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय सेंट्रल बैंक्स। तो ये देखो, ये बोल रहे हैं कि इंडियन रूपी को एक्कमलेट करना एज अ रिजर्व करेंसी पूरे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स के द्वारा। देखो, इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब तो यही होगा। बिल्कुल आपको समझ में, मतलब आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी का मतलब है कि रुपया इंटरनेशनल हो जाना, या फिर इंटरनेशनल बैंक्स या जो वर्ल्ड लेवल के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इंडियन रूपी को एज अ रिजर्व करेंसी रखें, तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी हो सकता है। सेकंड है रीपेइंग इन रुपीज फॉर द बॉन्ड्स इशूड ग्लोबली। बिल्कुल, अगर कोई बॉन्ड इशू करते हैं ग्लोबली तो मेनली उसका जो रीपेइंग है वो रुपीज़ में ही हो, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये इससे भी मतलब माना जाएगा कि भाई जो इंडियन रूपी है वो इंटरनेशनलाइज हो गया है। थर्ड है पेइंग इन रुपीज़ बोथ फॉर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। अगर हम जितना भी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट जो भी कर रहे हैं वो अगर रुपी में दे रहे हैं तो इससे भी क्या होगा? इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी हो जाएगा। अभी हम ये सारी चीज़ें किस में करते हैं? डॉलर में करते हैं, ठीक है। अगर हम रुपये में करेंगे तो रुपये का इंटरनेशनलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे इसके बारे में करेक्ट है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के बारे में करेक्ट है। और अभी इसको इंटरनेशनलाइजेशन करने की बात चल रही है, इसीलिए मेरे लिए क्वेश्चन जो है हमारा आया है, ठीक है। और मीन्स के लिए जो ये टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना, अब की बार जो मीन्स दे रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी का भी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, हमें क्या क्या कंडीशंस है जब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, उसका क्या क्या इंपैक्ट होगा, ये सारी चीज़ें देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करंटली यूएस डॉलर इज सेट टू इंजॉय एन एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज। बोल रहे हैं कि अभी जो यूएस डॉलर है ना उसको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिली हुई है। विच रेफर्स टू, मतलब जिसका मतलब है कि इन न्यूमरेबल बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स जिसको हम शायद नंबर में काउंट भी नहीं कर सकते, दैट एक्रू टू द यूएस ऑन अकाउंट ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो अदर कंट्रीज देते हैं वर्ल्ड की यूएस को, यूजिंग द यूएस डॉलर को यूज़ करके एज देयर करेंसी इन मोस्ट ऑफ देयर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है यूएस डॉलर में करती हैं। तो द डॉलर्स पोजीशन इज करंटली सपोर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो यूएस की जो डॉलर की पोजीशन को ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं जो मतलब इंटरनेशनल वर्ल्ड में सारे जो कंट्रीज़ हैं वो डॉलर को यूज़ करती हैं, ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले है कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले साइज ऑफ यूएस इकोनॉमी। बिल्कुल, यूएस इकोनॉमी का साइज ही बहुत बड़ा है। सेकंड है रीच ऑफ इट्स ट्रेड एंड फाइनेंशियल मार्केट। बिल्कुल, यूएसए की रीच भी और फाइनेंशियल नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा है। थर्ड है डेप्थ एंड लिक्विडिटी ऑफ यूएस फाइनेंशियल मार्केट। बिल्कुल, यूएस की फाइनेंशियल जो मार्केट है उसकी डेप्थ भी ज़्यादा और लिक्विडिटी भी ज़्यादा है। फोर्थ है हिस्ट्री ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बिल्कुल, डॉलर जो है वो लगभग हिस्ट्री में क्या रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक उसमें स्टेबिलिटी रही है, वो भी सही है। और फिफ्थ है करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। बिल्कुल, वहाँ पे फुल करंट और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी ही स्टेटमेंट सही हैं किसके बारे में, हमारे यूएस डॉलर के बारे में। इन्हीं के कारण जो है वर्ल्ड डॉलर की ऐसी पोजीशन बनी हुई है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट तो हमारी सारी ही हैं। तो एक चीज़ देखो, अगर यूएस डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, अगर वो इंटरनेशनल करेंसी है, उसकी इतनी ज़्यादा उसको प्रिविलेज मिली हुई है, तो हम भी अपने रुपये को क्या बनाना चाहते हैं? इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? यही होना चाहिए। हमारी इकोनॉमी का साइज़ ज़्यादा होगा, अगर हमारी रीच ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंशियल नेटवर्क ज़्यादा होगा, डेप्थ एंड लिक्विडिटी हमारी फाइनेंशियल मार्केट की ज़्यादा होगी, अगर हमारी इकोनॉमी भी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी, और करेंसी कन्वर्टेबिलिटी अभी हमारे में क्या है, केवल पार्शियल वो मतलब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात करें तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अभी फुल नहीं है, ठीक है। तो अगर वो भी फॉर्म फुल कर देंगे तो हमारा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ है वो मतलब कुछ चांसेस है कि उसके
इक्वल चला जाए, या फिर मतलब समझ रहे हो, या फिर इंटरनेशनलाइजेशन हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डॉलर के पास हैं, और मतलब इसलिए वो इंटरनेशनल मार्केट में इतना ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है जिसके कारण जो डॉलर है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमें बताना है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए माइक्रोब टू रजिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन। बिल्कुल, जो भी आप उसको मेडिकेशन दे रहे हो, अगर वो उसके इफेक्ट्स को रजिस्ट कर पा रहा है तो उसी को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सेकेंड है दे कैन स्प्रेड बिटवीन पीपल एंड एनिमल। बिल्कुल, ये पीपल और एनिमल के बीच में स्प्रेड कर सकता है, इंक्लूडिंग फ्रॉम फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन। बिल्कुल, फूड से, जैसे कि एनिमल ओरिजिन का कोई फूड है उससे भी फैल सकता है, एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन भी फैल सकता है। बिल्कुल। थर्ड है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट माइक्रोब्स डज नॉट अक्कर नेचुरली। तो याद रखना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट हमारे नेचर में भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है नेचर में नहीं पाए जाते। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो केवल 2 ही स्टेटमेंट है इसके बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? इलेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में बताना है। किसके बारे में? इलेक्शन का सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है, जब आप इलेक्शन लड़ते हो तो आपको एक्स अमाउंट ऑफ मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखनी पड़ती है। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास। वो क्यों रखती है? सबसे पहले एन इलेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट इज एन अमाउंट दैट इज टू बी डिपॉजिटेड विद रिटर्निंग ऑफिसर व्हेन ए कैंडिडेट फाइल्स देयर नॉमिनेशन। बिल्कुल, जब भी कोई कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करता है तो उसको एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास रखनी पड़ती है। मेन पर्पज क्या है इस प्रैक्टिस का? इज टू इंश्योर दैट ओनली जेन्युइनली intended candidates end up filling the nomination to be part of electoral process। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसका मेन पर्पज ये है कि केवल जो जेन्युइनली इंटेंडेड कैंडिडेट है वही नॉमिनेशन फाइल करें, इसीलिए कुछ एक्स अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 मेंशंस दैट द अमाउंट रिमेन्स सेम फॉर ऑल लेवल ऑफ इलेक्शन। अब आप एक बात बताओ, क्या सबके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट सेम हो सकता है? कोई पंचायत का इलेक्शन लड़ रहा है, कोई जिला परिषद का इलेक्शन लड़ रहा है, और कोई एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा है, और कोई एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है, तो सबके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट सेम कैसे होगा? ठीक है ना, उसमें तो डिफरेंस होगा ही। तो ये इलेक्शन के हिसाब से डिफरेंस मतलब डिफर करता है कि आप कौन सा इलेक्शन लड़ रहे हो, उसके हिसाब से अमाउंट जो है वो चेंज हो जाता है। तो अमाउंट जो है वो सेम नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारी 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। समझ में आई इलेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट की? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बताना है कि कौन सी जो कंट्रीज हैं वो मेंबर हैं सार्क के भी और बिम्स्टेक के भी। देखो भाई, ये क्वेश्चन आपको कंट्रीज इसमें याद ही होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होगा इंडिया जो है सार्क का भी मेंबर है। ठीक है, भूटान भी सार्क और बिम्स्टेक दोनों का मेंबर है। ठीक है, इसके अलावा श्रीलंका भी दोनों का मेंबर है। ठीक है, सार्क का भी और बिम्स्टेक का भी। जो पाकिस्तान और मालदीव हैं, ये आपको पता होगा ये किसके मेंबर्स हैं? ये सार्क के मेंबर्स हैं, ये बिम्स्टेक के मेंबर्स नहीं है। ये सार्क के मेंबर्स हैं, लेकिन ये जो है बिम्स्टेक के मेंबर्स नहीं है। ठीक है, बिम्स्टेक के मेंबर्स नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड एंड 5 एक ही है, वो है कौन सा? सेकंड। ठीक है, समझ में आया? ये आप शायद देख पा रहे होगे कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। ये इधर वाली जो कंट्रीज़ हैं ये बिम्स्टेक की कंट्रीज़ हैं, और ये इधर वाली हैं सार्क वाली कंट्रीज़ हैं। और ये जो दोनों मतलब जो बीच में दे रखी हैं ये क्या है? कॉमन कंट्रीज़ हैं दोनों के बीच में। ठीक है, मतलब इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सार्क में भी आती हैं और बिम्स्टेक में भी आती हैं। और बिम्स्टेक में और 2 कंट्रीज़ अलग कौन सी आती हैं? म्यांमार और थाईलैंड अलग हो जाती हैं। ठीक है, याद रखना, म्यांमार और थाईलैंड अलग हो जाती हैं। और सार्क में कौन सी? जो इधर वाली हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव, ये 3 कंट्रीज़ अलग हो जाती हैं सार्क में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अभी ये देखो, ये हमारे दोनों के बीच में डिफरेंस दे रखे हैं। ठीक है, सार्क के बीच में और हमारे बिम्स्टेक के बीच में डिफरेंस दे रखा है। सार्क क्या है? एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली साउथ एशिया की है। बिम्स्टेक क्या है? एक इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर रीजनल। ठीक है, ये केवल रीजनल नहीं है। सार्क क्या है? केवल इसमें साउथ एशिया की ही कंट्रीज़ हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है? मेनली इंटर रीजनल है, मेनली साउथ एशिया की भी कंट्रीज़ हैं, कुछ साउथ ईस्ट एशिया की हैं। साउथ ईस्ट एशिया की कौन सी है? म्यांमार एंड थाईलैंड, अभी हमने देखा था। ठीक है, ये कब एस्टेब्लिश की गई? सार्क पहले बनी है। ठीक है, 1985 में बन गई थी, कोल्ड वॉर एरा के दौरान ही। लेकिन जो बिम्स्टेक है वो 1997 में बनी है, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में। ठीक है, और ये देखो सार्क की तो अभी मीटिंग्स हो भी नहीं रही हैं, तो इसीलिए जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सफ़र कर रही हैं मिसट्रस्ट एंड सस्पिशन से। इनकी तो इतनी ज़्यादा मीटिंग होती भी नहीं है। लेकिन जो बिम्स्टेक है उनका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है, सार्क कंट्रीज़ में मेनली
किसे सफ़र कर रहे हैं, रीजनल पॉलिटिक्स उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। और बिम्स्टेक में मेनली बैलेंस ऑफ पावर है, ठीक है, जिसमें मतलब विद द प्रेजेंस ऑफ थाईलैंड एंड इंडिया ऑन द ब्लॉक, थाईलैंड और इंडिया जो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस ऑफ पावर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इंट्रा मतलब सार्क कंट्रीज के आपस का ट्रेड कितना है, इंट्रा रीजनल ट्रेड कितना है, ओनली 5%, कितना है, ओनली 5%। और अभी क्या बात कर रहे हैं, इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है वो अराउंड 6% इंक्रीज हो गया है इस डिकेड में, ठीक है, किसमें, बिम्स्टेक कंट्रीज में, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो गाइज हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, विच ऑफ दीज आर सम ऑफ द जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज। देखो हमें पार्लियामेंट्री कमेटीज के कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। सबसे पहले है ऑल मेंबर शुड बी इलेक्टेड बाय द हाउस, जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे हाउस के द्वारा जो है वो इलेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। पहली स्टेटमेंट ये दे रखी है, देखो याद रखना, सबसे पहले तो कुछ मेंबर्स तो यस इलेक्टेड होने चाहिए, लेकिन कुछ जो हैं वो स्पीकर या चेयरमैन नॉमिनेट भी करते हैं, ठीक है। याद रखना ऐसा नहीं है कि सारे ही मेंबर्स में इलेक्टेड होने चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कुछ क्या होते हैं, नॉमिनेटेड भी होते हैं, ठीक है, कुछ जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड भी होते हैं। सेकंड है इट प्रेजेंट्स इट रिपोर्ट टू द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस, ये जो है अपने रिपोर्ट्स को स्पीकर या चेयरमैन ऑफ द हाउस को मतलब देते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट्री कमेटीज मेनली स्पीकर और चेयरमैन को अपने रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं। थर्ड है इट मस्ट हैव द स्टेटस ऑफ ए कंसल्टेटिव कमेटी विद एनी मिनिस्ट्री एट द सेंटर, बोल रहे हैं कि इट मस्ट हैव, इनके पास होनी चाहिए, इट मस्ट हैव द स्टेटस ऑफ कंसल्टेटिव कमेटी विद एनी मिनिस्ट्री एट द सेंटर, मस्ट हैव। देखो ये चीज़ जो है ना वो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में नहीं है, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ डिफरेंट होती हैं और कंसल्टेटिव जो कमेटी है वो अलग होती हैं, ठीक है। तो कंसल्टेटिव कमेटी ऐसा नहीं है कि मतलब वो पार्लियामेंट्री का फीचर नहीं है, ठीक है। तो याद रखना कंसल्टेटिव कमेटी डिफरेंट होती हैं, वो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जैसी नहीं होती है, उनके ये सारे फीचर्स भी नहीं होते। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के क्या फीचर होते हैं, मेनली या तो वो इलेक्ट होती हैं या फिर नॉमिनेट होती हैं, स्पीकर उनको नॉमिनेट करता है। किसके अंडर काम करते हैं, स्पीकर और चेयरमैन के अंडर काम करती हैं, अपने रिपोर्ट स्पीकर या चेयरमैन को देती हैं, और इनका एक सेक्रेटरीट होता है जो मेनली लोकसभा या राज्यसभा मेनली प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कंसल्टेटिव कमेटी में भी एमपी होते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट्री कमेटीज जैसी नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। करेक्ट तो इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, तो करेक्ट तो इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर क्या जाता है, ए, ठीक है। ये हमारे किसके बारे में है, पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में। आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में। किसके बारे में, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में, टर्म्स के बारे में। सबसे पहले है द गवर्नर कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग अ रेजिग्नेशन लेटर टू द सीएम ऑफ द स्टेट। अब आप बताओ जो गवर्नर है क्या वो सीएम को रेजिग्नेशन देता है, आप सभी को पता होगा। गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। तो ये मेनली अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो भी किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं, ना कि सीएम को। किसको देंगे, ये मेनली अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देंगे, याद रखना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकेंड है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन द ग्राउंड अपॉन विच द गवर्नर में बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई ग्राउंड नहीं लिख रखा जिससे जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर को रिमूव कर सकें, बिल्कुल कोई ऐसा ग्राउंड नहीं लिख रखा। मतलब मेनली जो प्रेसिडेंट कभी भी गवर्नर को हटा सकते हैं, ठीक है, कोई ग्राउंड इनके लिए नहीं दे रखा, तो कोई फिक्स टर्म नहीं दे रखी। मेन चीज़ है कि इनकी कोई फिक्स टर्म नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसीलिए इसके बारे में बोला जा रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो केवल एक ही है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। ये हमारी टर्म्स के बारे में पूछा था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर स्पेशली रेलेवेंट टू सोशल जस्टिस एंड एम्पावर। कौन से ऐसे हैं जिसमें सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की बात हो रही है, ठीक है, किसमें है ऐसी जिसमें सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की बात हो रही है। तो देखो सबसे पहले जस्टिस, मतलब प्रीएम्बल में तो सीधा जस्टिस लिखा ही हुआ है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ठीक है, तो प्रीएम्बल तो है ही बिल्कुल, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल मेनली किसके बारे में, यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में, वहाँ पे कहीं भी आपसे इसके बारे में बात नहीं हो रही है। किसके बारे में, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के बारे में। थर्ड शेड्यूल मेनली किसके लिए है, आपने वो ट्रिक पढ़ी होगी ना शेड्यूल्स याद करने के लिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल टेरिटरीज के लिए है, तीसरा अफर्मेशंस के लिए है ना, ओथ एंड अफर्मेशन जो लिए जाते हैं। तो थर्ड शेड्यूल उसके लिए, तो वो भी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए नहीं है। फिर है हमारे फंडामेंटल राइट, तो यहाँ पे पता होगा आपको सोशल जस्टिस किया जाता है क्योंकि राइट टू इक्वालिटी, राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीच, राइट ऑफ रिलीजन, ये सारे क्या हैं,
फंडामेंट, इसमें क्या दे जा रहा है, मेनली सोशल जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो बिल्कुल, और एम्पावरमेंट भी की जा रही है, तो ये भी हमारे प्रोवाइड करते हैं सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट। फिर हमारे DPSP, ये तो आपको पता ही होगा, इसमें तो मेनली सोशल चीज़ें भी हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स भी कुछ इंक्लूड किए गए हैं, कुछ है लिबरल प्रिंसिपल, कुछ है गांधीयन प्रिंसिपल और कुछ है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो बिल्कुल आपको पता होगा कि इसमें भी सोशल जस्टिस की बात की गई है, जैसे कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है हमें, जो वैसे लोग हैं उनको, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करना है, विलेज पंचायत बनानी है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसमें भी सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की बात होती है। तो हमारे कितने आर्टिकल, मतलब इसमें से कितनों में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात होती है, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ में केवल 3 में बात होती है। तो हमें करेक्ट बताना है, तो करेक्ट मतलब कि इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। समझ में आया कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात किस में हो रही है, वो हमें पता होना चाहिए। अब आपको फर्स्ट शेड्यूल का पता होना चाहिए, सेकंड शेड्यूल का पता होना चाहिए, कौन कौन से में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है पावर्स ऑफ लोकसभा स्पीकर के बारे में, लोकसभा के स्पीकर के पावर्स के बारे में हमें बताना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस आपको डिटेल में करने हैं तो हमारी एक विजन की टेस्ट सीरीज बिल्कुल स्टार्ट ही होने वाली है, ठीक है। आप उसके साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़ना, उसमें जितने भी पॉलिटी के बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके साथ साथ में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट बोल रहे हैं कि स्पीकर प्रोरोग्स एन ऑनगोइंग सेशन ऑफ लोकसभा। तो आपको एक चीज़ पता होगी, किसी भी सेशन को प्रोरोग कौन करता है या फिर जिसको एंड कौन करता है, ठीक है। स्पीकर केवल एडजर्न कर सकता है, याद रखना, स्पीकर केवल किसी सेशन को क्या कर सकता है, एडजर्न कर सकता है, ठीक है, वो प्रोरोग नहीं कर सकता। प्रोरोग मेनली कौन करेगा, प्रोरोग प्रेसिडेंट करते हैं हमारे, ठीक है, याद रखना, किसी भी सेशन को प्रोरोग जो करेंगे वो प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी, ठीक है। सेकेंड है स्पीकर अप्रूव्स ऑल द बिल्स बिफोर इट इज सेंट फॉर प्रेसिडेंट असेंट। बोल रहे हैं कि स्पीकर सारे बिल्स को अप्रूव करते हैं प्रेसिडेंट के असेंट से पहले। तो याद रखना, स्पीकर केवल और केवल मनी बिल के बारे में बताते हैं। स्पीकर ओनली नोटिफाइज वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट मतलब जो लोकसभा राज्यसभा मतलब लोकसभा अपने आप पास करके दे देती है, ठीक है, प्रेसिडेंट असेंट के लिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल रॉन्ग है कि जितने भी बिल्स हैं वो सारे स्पीकर्स अप्रूव करते हैं, नहीं, मनी बिल को अप्रूव करते हैं, नोटिफाई करते हैं कि वो मनी बिल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। थर्ड है स्पीकर हेड्स द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट एंड द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ लोकसभा। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट को हेड जो करते हैं ना, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट को जो हेड करते हैं ना, वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे उसको हेड करते हैं। तो स्पीकर तो नहीं करते होंगे, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी। और आपने सुनी होगी कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ लोकसभा तो कोई है ही नहीं, ठीक है, इस टाइप की कमेटी का तो कोई नाम ही नहीं है। और अपॉइंटमेंट कमेटी जो कैबिनेट की है उसको हेड करते हैं PM, तो स्पीकर हेड नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। स्पीकर केवल 3 ही कमेटीज़ को हेड करते हैं, ठीक है, जनरल पर्पज़ कमेटी, ठीक है, और बिजनेस कमेटी, और एक है शायद रूल्स कमेटी, कुछ है ना, रूल्स कमेटी। तो ये बिजनेस कमेटी और एक है जनरल जो भी है पर्पस कमेटी। तो इन 3 मेनली जो कमेटीज़ हैं उनको मेनली हेड करते हैं स्पीकर। इसके अलावा और वो किसी को हेड नहीं करते हैं। मेनली जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको दिख रहा होगा भाई करेक्ट तो एक भी नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है, स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बताना है। किसके बारे में, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज़ के बारे में बताना है। सबसे पहले है 5 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है। तो 5 स्टेटमेंट हमारी क्या हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है सबसे पहले। तो हमें पहली स्टेटमेंट क्या बोल रखी है, स्टैंडिंग कमेटीज नॉट ओनली सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट बट ऑल्सो बजट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है वो केवल और केवल वर्क को सुपरवाइज नहीं करती हैं, वो बजट को भी सुपरवाइज करते हैं, बिल्कुल। सेकंड है पब्लिक अकाउंट कमेटी इज एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, बिल्कुल ये भी स्टैंडिंग कमेटी का एग्जाम्पल है। थर्ड है मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टैंडिंग कमेटीज आर सेलेक्टेड फ्रॉम बोथ हाउसेज। तो आपको एक चीज़ पता होगी, स्टैंडिंग कमेटी में एक आती है एस्टिमेट्स कमेटी, ठीक है, क्या आती है, एक आती है एस्टिमेट्स कमेटी। और उस एस्टिमेट्स कमेटी में सारे मेंबर्स कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। तो याद रखना मतलब सारे स्टैंडिंग कमेटीज में जो मेंबर्स हैं वो दोनों हाउसेज से नहीं होते, मैक्सिमम में होते हैं। लेकिन जैसे कि एस्टिमेट कमेटी उसमें सारे मेंबर्स किससे, मेनली सारे मेंबर्स कहाँ से होते हैं, लोकसभा से ही होते हैं। तो
ऐसा नहीं है कि दोनों हाउसेज से मेंबर होते हैं सब में। फोर्थ है स्टैंडिंग कमेटीज आर परमानेंट इन नेचर, बिल्कुल ये परमानेंट होते हैं स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटीज आर मीन्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल मतलब स्टैंडिंग कमेटीज का मेन पर्पज ये होता है कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल हो उसके। ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, ठीक है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट कौन कौन सी है हमारी, केवल 4 ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें एक स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग है। अगर यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा होता तो केवल एक आ जाता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में भी क्वेश्चन खत्म, ठीक है। सो गाइज इसी नोट पे जो है आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, अगर इस वीडियो में इस आज के 10 क्वेश्चंस में अगर आपके 8 या 8 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सही हो, आप कॉमन मिस्टेक सिली मिस्टेक भी नहीं कर रहे हो और बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। 8 से लेके आपके 9 लगभग 10 क्वेश्चंस तक भी इसमें ठीक हो सकते हैं, सारे लगभग बेसिक क्वेश्चंस है इसमें, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके 7 या 8 नंबर आ रहे हैं, मतलब 8 से ऊपर हैं तो एक्सीलेंट, ठीक है। अगर आपके 7 और 8 नंबर भी आ रहे हैं तो यू आर ऑन एवरेज साइड। और इसके अलावा अगर आपके उससे नीचे आ रहे हैं ना तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि अपनी प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करो और डेली बेसिस पे क्वेश्चन करो ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक अनदर लेवल पे पहुंच सके, ठीक है। और हमारे साथ हमारी वीडियोज़ के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर भी करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी किया करो ताकि हमें पता लगता रहे कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है कि नहीं भी लग रही है, ये हमें कंटिन्यू रखनी भी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।